सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशुम। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 20, जो कि आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू। ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में जो है इन दोनों टर्म को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है। फर्स्ट आपकी कैटेगरी होती है एक्सपेंडिचर और एक होती है आपके पास दूसरी रिसिप्ट। ठीक है। यानी इन दोनों कैटेगरी में इन दोनों टर्म्स को जो है आपको क्लासिफाई करा गया। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? सिंपल एक्सपेंडिचर में जब भी आपके पास आपकी जेब से जो है पैसा जा रहा है तो हम उसको जो है एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। यानी कि आपके पास से जो है पैसा जा रहा है, ठीक है, आप कहीं खर्च कर रहे हैं तो उसको जो है हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसे इसका रिवर्स है रिसिप्ट्स, यानी कि आपकी जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, कहीं से पैसा आ रहा है आपकी जेब में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट्स। ठीक है। आपके पास पैसा आ रहा है तो हम जो है रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है। तो इन्हीं दो टर्म्स को जो है कैपिटल और रिवेन्यू को एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स में क्लासीफाई यानी कैटेगराइज्ड करा गया। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब देखिए, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट्स इज टर्म एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो कि आप जो है कुछ परचेज कर रहे हैं या फिर आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सिंपल है, आप परचेज कर रहे हैं, कुछ ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं। ठीक है। आपने या फिर ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं या फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सब जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है। सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हैंस इज रिटर्न इन एसेट्स। ठीक है। ये जो है आप एक जो एक्सपेंडिचर जो है आपको लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं। ठीक है। आप एक बार इसको खर्चे कर लेंगे तो यानी कि आने वाले 5 7 10 साल जो है आपको इनका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। यानी कि 1 साल तक नहीं मिलेगा आपको, ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक जो है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये सिंपल आपका जो है इस एक्सपेंडिचर जो है आपका दो जगह शो होएगा, या तो आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में और या फिर दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है। ये आपका नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। ठीक है। दो होते हैं आपके, एक तो रैकरिंग होता है और एक नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। ठीक है। नॉन रैकरिंग नेचर का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। इसका नेचर होता है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है, वो आपका होगा जवाब नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि नॉन रैकरिंग का मतलब होता है कि वो खर्चे आप कर रहे हैं जो आप जो है बार बार नहीं करते। ठीक है। एक बार आपने कभी कभार कर दिया, ठीक है, एक आधा बार कर दिया, साल में 1 2 बार कर दिया। ठीक है। यानी कि नॉन रैकरिंग का मतलब कि बार बार खर्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो है अब एग्जांपल दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। सबसे पहले है आपके पास expenditure which result in the acquisition of a fixed asset such as land, building, plant, motor vehicle, trademark, etc. such assets would be used in the business for a number of years। सिंपल वही बात है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे आपका जो है आपके पास जो है फिक्स एसेट्स आ रही है। एक्विजिशन का मतलब परचेज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपके पास लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है। और उस एसेट्स को जो है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है। फिर दूसरा आपके पास एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स एसेट सच एज वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीन। ठीक है। यानी कि आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं परचेज के वक्त, कुछ आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करवाने के लिए जो है वर्कर आप बुला रहे हैं। ठीक है। उसका जो वेजेस होगा तो उससे जो है आपकी मशीनरी की कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। जो आप जो वर्कर को पे करेंगे आप वेजिस, तो उससे जो है आपकी मशीनरी की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है। ये भी आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर इसके बाद आपके पास एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए सच एसेट। ठीक है। सिंपल, आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे आपकी फिक्स एसेट्स की जो है एक्सटेंशन यानी कि बढ़ा रहे हैं फिक्स एसेट्स को, या फिर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ठीक ठाक करके। ठीक है। इन्होंने बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, सच एज अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल। ठीक है। आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं सिनेमा हॉल पे अपने, ताकि जो है सीटिंग कैपेसिटी वो बढ़ सके। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी।
ठीक है। यानी कि पहले आपके पास सिनेमा हॉल में 100 लोगों की बैठने की जगह होती थी, अब आप जो है कुछ खर्चा करके 200 लोग और बिठा रहे हैं, ठीक है। यानी 100 लोगों की बैठने की जगह हम और जो है उस पर खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि पहले जो है आपके पास सिनेमा हॉल में 100 लोग टिकट खरीद पाते थे, अब जो है 200 लोग बैठने की व्यवस्था कर दी आपने, तो 200 लोग आपके जो है टिकट बिकेंगे, तो उससे जो है आपकी एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल अमाउंट स्पेंड अप टू द पॉइंट एन एसेट इज टू पुट टू यूज़ इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप जितना भी अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक आपका एसेट जो है यूज़ में नहीं आता, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। जैसे आपका लीगल फीस हो गया, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को ही एक्वायर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपेंडिचर इंकर फॉर इस्टेब्लिशिंग द बिजनेस को शुरू करने से पहले जो है आपके कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कॉस्ट ऑफ पेटेंट हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। जब तक आपका प्रोडक्शन जो है अगर शुरू नहीं होता, या फिर आपकी कंपनी का जो है प्रमोशन नहीं होती, ठीक है, यानी अभी तक कंपनी जो है आपकी बनती नहीं, ठीक है। या फिर आपका एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड, कुछ जो है सेकंड हैंड एसेट खरीद रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उस एसेट को आप कुछ उस पर ठीक करा रहे हैं, उसको वर्किंग कंडीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। वर्किंग कंडीशन उसकी ऐसी है नहीं सेकंड हैंड की, ठीक है, उसको ठीक करा के वर्किंग कंडीशन में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। इसका नेचर याद रखना है, ये जो है बार बार होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एक ही बार हम कभी 1-2 बार हम खर्चा करते हैं साल में, ठीक है। और आपको जो है इससे जो है आप इस खर्चा करने से जो है आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो है बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है। 5, 6, 7 जो भी ईयर्स होंगे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब इसी का जो है आपका दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट इसी साल मिल रहा है, ठीक है। इसी साल आपने खर्चा कर रहा है, तो इसी साल करंट ईयर में आपको उसी का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक ही साल में जो है आपने खर्चा करा, तो एक ही साल में आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसमें क्या था, एक साल आपने खर्चा करा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ओवर लॉन्ग पीरियड जो है आपको 1 साल से ज़्यादा जितने भी है 5-7 साल तक जो है आपको बेनिफिट मिलता आ रहा है, ठीक है। इसमें अपोजिट है, इसमें सिंपल एक ही साल जो है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एज सच ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो आपके कहाँ डेबिट होंगे, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सच एक्सपेंडिचर आगे कह रहे हैं does not result in an increase in the earning capacity of the business but only helps in maintaining the existing earning capacity। ये revenue expenditure जो है आपके इंक्रीज़ नहीं करता आपकी अर्निंग कैपेसिटी की, जो भी आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है उनको बढ़ावा नहीं देते, इंक्रीज़ नहीं करते, बस ये जो है आपको मेंटेन करके रखते हैं अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को, ठीक है। एग्जांपल में पढ़ते हैं हम, एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी कि जो भी आपके बिजनेस को चलाने से रिलेटेड खर्चे हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस आ गया, सेलिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक है, ये सब आपके ट्रेडिंग में जाते हैं ना। फिर ऐसे एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयरिंग हो गया, आपका कोई रिपेयर करवा रहे हैं छोटा मोटा, मेंटेनेंस करवा रहे हैं फिक्स एसेट्स की, वाइट वॉश करवा रहे हैं बिल्डिंग की, ठीक है। ऐसी पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ठीक है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं रीसेल के लिए। फिर ऐसे डेप्रिसिएशन हो गया। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश गुड्स, आप जो है रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, ठीक है, रॉ मटेरियल को। फिर ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है। फिर जो है लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है, आपने एसेट बेची तो उस पर जो है लॉस पे बेची, ठीक है, ये भी आपका लॉस जो है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो है बहुत ही जो है शानदार तरीके से जो है डिफरेंस बिटवीन बता रखा है, ठीक है, डिफरेंस बता रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सबसे पहले पर्पस, किस पर्पस के लिए होता है ये आपका, आप एक बार करते हैं फिक्स एसेट्स पे तो ये आपको जो है ओवरऑल लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट देते रहता है, ठीक है। फिक्स एसेट या तो आप परचेज कर रहे हैं या फिर इरेक्शन उसमें कुछ ठीक ठाक करवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी यूज़ में होती है आपकी बिजनेस की। और ये आपका डे टू डे आपकी बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है।
फिर अर्निंग कैपेसिटी कौन बढ़ाता है? सिंपल है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका अर्निंग कैपेसिटी में बढ़ाने में मदद करता है बिजनेस की, और ये जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ये ना ही डिक्रीज़ करता है ना ही वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी को, बिजनेस को जो है मेंटेन करके रखता है। और पीरियड इसका जो है आपका बेनिफिट है, इसका मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, ठीक है। यानी कि वो आपका 5-7 ईयर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका बेनिफिट जो है 1 ही साल तक रहता है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट्स अकाउंट। ये जो भी आपके एसेट अकाउंट में वो वहाँ पर जो है आपका डेबिट होता रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आपका जिससे भी रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट है वहाँ पर डेबिट होता रहेगा, ठीक है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब ये किस नेचर का है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपका ये अकाउंट से का नेचर है। फिर ऐसे नॉमिनल अकाउंट का जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। फिर प्रेजेंटेशन, इसको कहाँ दिखाएंगे हम? इसको हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वो भी एसेट साइड में, और इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल में बता रखे हैं, अगर आप परचेज कर रहे फिक्स एसेट्स या प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फिर ऐसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट, सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, रिपे कर रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये तो था आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू भी जस्ट इसी का ही है, सिंपल रिसिप्ट है, ठीक है। बात करें रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो सिंपल रिसिप्ट है, मैंने पहले ही बताया। जब भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है, आपके पास कहीं से आ रहा है, वो आपकी क्या होती है? रिसिप्ट्स। इन्होंने 2 तरह भाग कर रखा है, ठीक है, डिवाइड कर रखा है। एक तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी और एक रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज द रिवेन्यू रिसिप्ट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर द कैपिटल रिसिप्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट either as increase in the liability और reduction in the value of asset, ठीक है। या तो आपके रिसिप्ट जो है आपके या तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, या फिर आपकी लायबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट की, ठीक है। इसमें यही क्या रखा है कि या तो क्रेडिट साइड के, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, या फिर आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, या फिर आपके एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिए गए हैं कैपिटल रिसिप्ट के। सबसे पहले अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स एसेट बेची, उससे जो है आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेची। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इन केस ऑफ कंपनी। सिंपल है, उन्होंने आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है, बिजनेस में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। ये कहाँ आपको कहाँ दिखाता है? कैपिटल लायबिलिटी में। ऐसी पार्टनरशिप के फर्म में जो है पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंपनी के केस में जो है आप मनी कैसे ऑब्टेन करते हैं? आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप इशू करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर, ठीक है, कंपनी के केस में। ऐसी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, ये भी आपका लोन कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो उससे जो है लोन ले लिया तो आपके पास पैसा आएगा लोन के फॉर्म में, ठीक है, आपके अमाउंट रिसीव हो रहा है लोन के फॉर्म में। अब ऐसे ही आपके पास आ जाते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। इट रेफर टू दोस्त रिसिप्ट विच अराइजेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये आपके नॉर्मल जो भी आपके बिजनेस कोर्सेज में ये रिसीव होते रहते हैं रिसिप्ट, ठीक है। दे आर रैकरिंग इन नेचर, ठीक है, यानी कि ये बार बार रैकरिंग का मतलब बार बार। ऐसी एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था नॉन रैकरिंग और रैकरिंग, ठीक है। रैकरिंग का मतलब बार बार नेचर के होते हैं, ठीक है, और रैकरिंग का मतलब बार बार, और नॉन रैकरिंग का मतलब कभी कभार, ठीक है, एक आधा बार, ठीक है। ऐसी कैपिटल रिसिप्ट आपकी जो है नॉन रैकरिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका रैकरिंग का होता है। एग्जांपल दे रखा है कि मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपने जो है सेल करी गुड्स की, उससे जो है आपको पैसा आया तो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। फिर ऐसी कमीशन एंड फीस रिसिप्ट फॉर सर्विस रेंडर, आपने जो है सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले आपको कमीशन मिली या फिर फीस रिसीव्ड हुई। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी कंपनी में, ठीक है, उससे पे जो है आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी जो है रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो है एक लास्ट टॉपिक है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल है, एक ही एक्सपेंडिचर में जो है आपके दोनों एक्सपेंसेस के करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। यानी कि आप जो है कुछ खर्चा बार बार खर्चा कर रहे हैं वो, और जो है उसमें जो है आपको ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो है आपको बेनिफिट मिलता आ रहा है,
ठीक है, यानी कि इसमें जो है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई एक्सपेंस की, यानी कि आप बार बार खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आप बार बार खर्च कर रहे हैं और दूसरा जो है आपको उस खर्चे पे जो है आपको हर साल यानी कि ओवर लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 से 7 साल तक जो है आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, ये इसमें यही कह रहे हैं, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सच एक्सपेंडिचर आर टर्म एज, उसको हम क्या बोलेंगे उन एक्सपेंडिचर को, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ सच एन एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3-7 ईयर्स। ठीक है, 3 से साल या फिर 3 साल तक या फिर 7 साल तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें वो कह रखे हैं एज सच द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि सारा अमाउंट नहीं दिखाएंगे ऑफ द करंट ईयर, उस करंट ईयर में, बट स्प्रेड ओवर अ ईयर फॉर विच द बेनिफिट इज लाइकली टू द लास्ट। ठीक है, जितने साल तक आपको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है उतने तक जो है हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर को हम जितने तक यानी 7 साल तक मिलेगा तो 7 साल तक जो है आपका एक्सपेंडिचर डिवाइड हो जाएगा। Thus only a part of such expenditure is taken to the profit and loss account every year and unwritten off a portion is allowed to stand on the asset side of the balance sheet. Simple, यानी कि कुछ पार्ट जो है आप कहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ पार्ट जो है आप कहाँ दिखा देंगे एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मान लीजिए एक फर्म जो है स्पेंड कर रही है ह्यूज अमाउंट ऑफ 2 लाख। ठीक है, किस पे, एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट करिए, उस पर खर्च कितना करिए 2 लाख रुपए। ठीक है, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि उन्होंने एस्टिमेट लगा लिया कि आपको जो है 4 साल तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इन दिस केस अब देखिए 4 साल तक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, 2 लाख आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, किस पे, एडवर्टीजमेंट पे। तो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 साल का खर्चा कितना आ रहा है 50,000 रुपये। तो यानी कि 50,000 रुपये जो है आप सिंपल प्रॉफिट इस साल जो है 50,000 रुपये इस साल जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, फॉर ईच ईयर फॉर कंसिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि लगातार जो है आप 50,000 दिखाते रहेंगे 4 साल तक। ठीक है, यानी कि एक बार में जो है आपने 2 लाख नहीं दिखाने, इसी साल जो है इसी साल कर दिया आपने 2 लाख, तो 2 लाख आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाने, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल तक आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो 50,000 जो है एक साल हम दिखाएंगे, फिर दूसरे साल फिर दोबारा 50,000, फिर तीसरे साल आपका 50,000, फिर ऐसे चौथे साल भी 50,000, ऐसे जो है आपका 2 लाख बन जाएगा। तो इन्होंने एंट्री पास करके बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 50,000 से और टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 50,000। ठीक है, नरेशन का लिख देंगे 1/4 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखा है 50,000 विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच ईयर, यानी हर साल जो है आपका 50,000 से डेबिट होता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 4 साल तक जो और जो बैलेंस होगा वो आपका कहाँ आएगा, आपका एसेट साइड में हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, आपका यानी कि पहले साल जो है आपका 150, ठीक है 2 लाख टोटल था, इस साल का 50,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, बाकी बचे कितने 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया एसेट साइड। फिर ऐसी दूसरे साल आपने 50,000 और दिखा दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बचे कितने 1 लाख, तो 1 लाख आपने और एसेट साइड दिखा दिया। फिर ऐसी थर्ड ईयर में आपने 50,000 दिखाए, 50,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया। तो सिंपल है, ऐसे करते करते जो है आपका 4 ईयर में ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल समझ आया डेफर्ड रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नॉन रैकरिंग नेचर का होता है और ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रैकरिंग नेचर का होता है। ऐसे ही आपका रिवेन्यू रिसिप्ट आपके रैकरिंग नेचर के होते हैं और कैपिटल नॉन रैकरिंग। ठीक है, समझे, नॉन रैकरिंग का मतलब जो है हम बार बार नहीं करते। ठीक है, साल में एक आधा बार हुआ, ठीक है तब करते हैं। फिर ऐसे रैकरिंग का मतलब होता है बार बार। ठीक है, तो ये सिंपल था। ठीक है, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसके शायद से 4 हैं। ठीक है, तो 4 हैं तो 4 ही करा देंगे। ठीक है, तो सिंपल है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।